Hello, welcome again in the series of lectures फिजिक्स क्लास 11 एंड 12। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और इस क्लास में भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे ही कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को देखेंगे कि किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ मैथमेटिक्स का भी यूज करेंगे, कुछ मैकेनिक्स का भी यूज करेंगे और देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ को हम लोग किस तरह से सोच सोच करके आगे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को एक प्रॉब्लम से जिसमें दिया हुआ है कि टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाई डी, मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस डी दिया हुआ है, वेयर should a third charge should be placed so that it experience maximum force on perpendicular bisector। कि दो चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो d दिया हुआ है, तो कहता है कि where should a third charge be placed so that it experience maximum force on perpendicular bisector। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक तीसरे चार्ज को हम कहां प्लेस करें। मान लेते हैं कि यह तीसरा चार्ज जो है वह Q है, स्मॉल q, यहां पे रखा हुआ, इस पॉइंट पे रखा हुआ। तो कहता है कि ये कितना मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा। तो ठीक है, हमने इस डिस्टेंस को L ले लिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये d/2 है, ये L है, ये L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब यह जो फोर्स लगाएगा, यह चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा, मान लेते हैं F, और इस एंगल को भी हमने थीटा कंसीडर किया है, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये थीटा दिए 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। मतलब जैसे जैसे L को हम बढ़ाते जाएंगे थीटा का वैल्यू भी चेंज करते चला जाएगा, तो थीटा भी यहाँ एक वेरिएबल होगा। अब देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करते हैं। F का इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा F cos थीटा और F का इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा F sin थीटा। उसी तरीके से जब इस चार्ज के बारे में हम बात करेंगे तो यह चार्ज भी इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस तरह का एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व भी किया था कुछ तक। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा जी, क्योंकि ये d/2 है, ये d/2 है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, F cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, F sin थीटा। ये कंपोनेंट आएगा। तो दिस कंपोनेंट F cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्योंकि ये इक्वल मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट डायरेक्शन का है। तो नेट फोर्स जो इस पे लगेगा, जो F होगा वह F कितना होगा मैग्नीट्यूड में, 2F नेट की बात करेंगे तो 2F sin थीटा। अब यहां से F का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा और sin थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 या K Q बाई दिस स्क्वायर। तो यहां से F का जो वैल्यू आएगा, K मीन्स 1/4 पे एप्सिलॉन है नॉट, यहाँ K लिखते हैं इसको अभी, Q बाई दिस स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 एफ नेट की बात करेंगे तो
इंटू साइन थीटा। आर स्क्वायर करेंगे तो रूट गैप हो जाएगा। तो अब यहां से हम एफ नेट की यदि बात करें, सॉरी मैग्नीट्यूड में, तो कितना हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 साइन थीटा कितना होगा यहां से? साइन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है एल, हाइपोटेनियस कितना है एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और पावर हाफ, इसका रूट है तो पावर हाफ लिख लीजिए। तो यहां से एफ नेट की वैल्यू जो निकलेगी, देखिए वो कितना होगा, के क्यू क्यू इंटू एल बाई एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, 1 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 3/2 होगा। और जब इस 3/2 की बात करेंगे तो ये होगा एफ नेट। एफ नेट, अब इसमें कितने वेरिएबल है ये देखिए, के क्यू क्यू कांस्टेंट, एल वेरिएबल, तो पूछा जा रहा है कितना लेंथ पे रखेंगे, लेंथ ऊपर नीचे जा सकता है, और यहां एफ नेट जो नेट फोर्स है वह वेरिएबल। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि यदि y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो फॉर मीन और मैक्स वैल्यू ऑफ y dy बाई dx जो होता है वह 0 होता है। क्या पढ़े हुए इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए हैं, राइट। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि एफ नेट जो है वह के क्यू क्यू, ऐसे ही लिखिए सिंपली, के क्यू क्यू एल इंटू एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर -3/2, ये एफ नेट की वैल्यू होगी। मतलब यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा है कि एफ जो है वह एज ए फंक्शन ऑफ एल है, एफ नेट जो है वह एक लेंथ का फंक्शन है। यही मुझे चाहिए भी था, क्योंकि अगर हम एफ नेट को एफ नेट एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ, जैसे यहां लिखे y एज ए फंक्शन ऑफ x, y की जगह पे f है और x की जगह पे क्या है l है, तो अब यहां से इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, पढ़े होंगे आप डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो df बाई dl मिल जाएगा, और df बाई dl इक्वल्स टू 0 करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन कैसे निकलता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर तो देखिए यहां से इसको कैसे यूज करेंगे, जस्ट ऊपर आ जाइए इसको लेकर के, तो डी एफ नेट बाई डी एल डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, के क्यू क्यू, अब इसको ए इंटू बी पे करेंगे, एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, चलिए रखते हैं, एल को कांस्टेंट रख लिया, पहले इसको करेंगे, कितना हो जाएगा -3/2 एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर -5/2 n x n -1
और एल स्क्वायर का हो जाएगा 2l प्लस, एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पर पावर -3/2, और ये कितना हो जाएगा 1, एल का 1, ये वैल्यू आएगा जी। ये वैल्यू आएगा। तो अब फॉर मीन और मैक्स, वैल्यू ऑफ एफ नेट क्या होगा, डी एफ नेट बाई डी एल इक्वल्स टू 0। देखिए इस टर्म को 0 कर देंगे, ये तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 इंटू 2l स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर -5/2 प्लस एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पर पावर -3/2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो कितना हो जाएगा, 3l स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, उस तरफ जाएगा -3/2 और -5/2 तो 1, तो एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, यहां से कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई 4 और एल स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई 8। तो यहां से हम लोग को एल का वैल्यू जो मिलेगा कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर का डी बाई 2√2। मतलब क्या होगा, ये आपका एक्सप्रेशन आंसर कहलाएगा। यहां से इसी एक्सप्रेशन को यूज किया हम लोगों ने, दिस एक्सप्रेशन को, और ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से जब इस L का डिस्टेंस D मतलब जो चार्ज का सेपरेशन है बाई 2√2 होगा, उसी कंडीशन में जाकर के इस फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये एक नॉर्मल तरीका है, इसको मैं डिफरेंशिएशन आप सोच सकते होंगे यहां से कि D/2 है, एंगल को 45 डिग्री अगर रख देंगे, क्योंकि क्या होता है कि 45 डिग्री पे जाकर के साइन और कॉस, यहां से देखेंगे थीटा, साइन और कॉस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जब साइन और कॉस दोनों बराबर होगा तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल जो है वो बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट करने के बाद वह मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन हम आपको इस मेथड से इसलिए शो करके दिखाया है कि जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले जहां पे कि कोई मीन सिमेट्रिसिटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आप यूजुअल मैथमेटिकल तरीका को यूज कीजिए, कैलकुलस को यूज कीजिए। पूछा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से, इसको यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं आगे। तो आइए एक दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं कि सपोज कीजिए कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ आपको। क्वेश्चन बोलता है कि एक मास इसके बॉटम पे रखा हुआ है, बॉटम पे m मास का वैल्यू दिया हुआ है, और इस पे चार्ज है q।
क्वेश्चन है कि वेयर शुड, यहां लिखते हैं, वेयर शुड a same charge be placed on inclined plane so that it remains in equilibrium। देखिए इक्विलिब्रियम की बात करता है कि तीसरे चार्ज पार्टिकल को हम कहां रखें, तीसरे चार्ज पार्टिकल को हम कहां रखें कि वह इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में जब रहना है, सपोज करते हैं हम, मान लेते हैं कि यहां से L डिस्टेंस पे एक सेम मास को, सेम चार्ज सेम मास भी मान लेते हैं, Q को प्लेस कर दिए, क्या सब लगेगा इस पे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो mg डाउनवर्ड और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा इसको, तो एक फोर्स ऑफ Fe आ जाएगा। ये चूंकि सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स आ जाएगा। तो अब जब आप इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा mg sin थीटा। अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो Fe इक्वल्स टू क्या होगा, mg sin थीटा, और Fe को कितना लिखेंगे हम लोग, k q इंटू क्यू बाई डिस्टेंस, कितना लिए थे हम लोग L, तो L स्क्वायर इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहां से L का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, k क्यू स्क्वायर बाई mg sin थीटा, ये L स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से L का वैल्यू आ जाएगा k बाई mg sin थीटा का रूट इंटू क्यू। सिंपली हम लोग सोच सकते हैं इसको, इंटू क्यू। तो जब L को आप k बाई mg sin थीटा इंटू क्यू डिस्टेंस पे रखेंगे तो उस कंडीशन में जाकर के ये जो मास है ये इट विल रिमेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यहाँ पे यह इक्विलिब्रियम में जाकर के रहेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, और इसको नोट कीजिए। फिर एक दूसरा सवाल देखते हैं किसी पे किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। एक और कुछ सवाल लेते हैं। आइए देखते हैं।
मान लेते हैं कि एक सीलिंग है, यहां पे कोई मास है m1, ये एक इंसुलेटिंग रॉड है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, और यहां पे है कोई मास m2, और ये जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर से θ1 और θ2 एंगल बनाता है, θ1 और θ2 एंगल बनाता है। चार्ज आप दोनों पे ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन है, if both masses are charged and system remains in equilibrium, find relation for θ1 and θ2। ये क्वेश्चन, ये बहुत मासेज चार्ज, चार्ज है, कुछ भी चार्ज आप ले सकते हैं। तो क्या होगा जब दोनों मास चार्ज है, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। क्या लगेगा इधर m1g, ये m2 इस पे चूंकि चार्ज है ये, तो फोर्स लगाएगा एक इस डायरेक्शन में F। ये एक इंसुलेटिंग मासलेस रॉड मान लीजिए इसको, या स्ट्रिंग मान लीजिए, जो भी बोलना, लेकिन मासलेस होना चाहिए, तो T1 हो जाएगा इसमें। तो क्या होगा इसके कंपोनेंट में अगर ब्रेक करेंगे तो ये θ1 है, तो ये भी θ1 होगा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, T1 cos θ1, सॉरी T1 तो है इधर, नहीं, तो T1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, T1 cos θ1, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, T1 sin θ1। तो जब आप इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखेंगे तो क्या आएगा कि देखिए ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, तो T1 sin θ1 इक्वल्स टू F, और T1 cos θ1 इक्वल्स टू m1g। तो आप अगर इसको 1/2 कर दें यहीं से, फ्रॉम 1/2, तो T1 कैंसिल, sin θ1 बाय cos θ1 कितना हो जाएगा, tan θ1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F बाई m1g। इसको चलिए मान लेते हैं इक्वेशन 3। सेम तरीके से यहां भी लगेगा, m2g नीचे, ये θ2 है, इधर लगेगा टेंशन T2, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि इसको रिपेल करेगा, और ये θ1 है तो हो जाएगा T2 cos θ2, और इधर हो जाएगा T2 sin θ2। तो ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा, और ये फोर्स m1g को बैलेंस करेगा। तो क्या हो जाएगा देखते हैं जी, कि यहां से भी आ जाएगा आपको कि T2 sin θ2 इक्वल्स टू F, और T2 cos θ2 इक्वल्स टू m2g।
यहां से किस क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 3 लिखिए, इसको 4 लिखिए, तो फ्रॉम 3/4 क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 इक्वल्स टू F/m2g, इसको मान लीजिए 4 नंबर लिखता है। तो 3 और 4 को डिवाइड कीजिएगा क्या होगा जी, अब इस क्वेश्चन को मैं जरा हटा देता हूं। तो अगर इसको देखेंगे तो फ्रॉम 3 and 4 कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 कितना हो जाएगा, tan थीटा 1/tan थीटा 2 इक्वल्स टू 3 कहाँ है, देखिए F/m1g F/m2g, तो क्या हो जाएगा जी, F कैंसिल, G कैंसिल, तो F2 m2/m1। जब m2/m1 की बात करेंगे तो ये एक रिलेशन निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप चार्ज कुछ भी दीजिए इस सिस्टम पे, कुछ भी चार्ज यदि इस सिस्टम पे हम देते हैं तो वो ये एक्सप्रेशन चार्ज से इंडिपेंडेंट है। तो θ1 और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा स्ट्रिंग में तो वह इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा, वो देखेगा नहीं कि चार्ज कितना है, इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उस पे सेम फोर्स लगाएगा एक्शन और रिएक्शन के लिए, क्योंकि एक्सप्रेशन भी वही है के Q/r², तो Q तो दोनों में सेम रहेगा, R भी दोनों में सेम है, K भी सेम है, तो फोर्स क्या रहेगा सेम, क्योंकि फोर्स सेम है इसीलिए एक्सप्रेशन आता है, इसीलिए यह एक्सप्रेशन आता है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। ट्राई जरूर करना चाहिए, ट्राई करते करते ही आप प्रॉब्लम बनाना सीखेंगे और आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। जब हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं हम लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कि ये भी एस सी वर्मा की बुक की, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा सर की बुक की एक प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या है, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है 2Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस D दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपसे पूछता है कि वेयर शुड एंड what value of charge be placed between Q and 2Q so that they remain in इक्विलिब्रियम। क्या पूछ रहा है, देखिए कि Q और Q है, तीसरा चार्ज को इस दोनों के बीच में हम कहां रखे हैं कि सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब अभी देखिए क्या होगा कि यह 2Q Q पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा तो इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा इस साइड में, या Q
इस 2q पे फोर्स लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब इसको बैलेंस करना है कि ये दोनों मूव भी ना करे, तो तीसरा चार्ज को आपको किस तरीके से प्लेस करना होगा। देखिए अगर इसके बीच में, जरा सोचिए कि अगर इसके बीच में हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहां जो अगर पॉजिटिव चार्ज हम रखेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं हम है Q, तो यह Q इस पे फोर्स लगा देगा इधर और ये भी लगा देगा इधर, तो ये तो रुकेगा नहीं, या इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर लेगा। सेम यहां भी होगा, Q इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो दिस विल start moving in that particular direction, so the system can never be in equilibrium. तो what we have to do, we have to think कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे निगेटिव चार्ज कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या होगा, तो इस चार्ज की बात करेंगे तो ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और ये 2q का जो फोर्स है इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और जब ये दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, यस q मूव नहीं करेगा। इन द सेम वे इसमें भी ये क्या करेगा, इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये क्यू के इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, इस 2q चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा, ये चार्ज फोर्स लगाएगा। ये चार्ज चूंकि निगेटिव है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज चूंकि पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा। और अगर रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है, यह सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। सिंपल सा सवाल है, किसी भी अगर यहां से d है, आप x मान लीजिए, यहां से ये कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। दोनों के लिए इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू रख दीजिए तो q का वैल्यू मिल जाएगा। देखना कैसे होगा। इस पे दो फोर्स कौन कौन से लगेंगे, इस पे दो फोर्स कौन कौन से लगेंगे, q k q बाई एक्स स्क्वायर पहला फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, ये लगाएगा क्या, k q इंटू 2q बाई कितना हो जाएगा, ये डी स्क्वायर। होगा, और जब ये डी स्क्वायर होगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट में है, इस दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में काम करेगा, ये दूसरा डायरेक्शन में काम करेगा। ये एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा जी। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे ये अट्रैक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, के कितना लगाएगा फोर्स, q इंटू 2q बाई कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये इस पे कितना लगाएगा फोर्स, तो k q इंटू 2q बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। और इस दोनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, तब जाकर के सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो दो में से किसी इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, जो x का वैल्यू सुटेबल वैल्यू होगा, एक से दूसरे से क्या होगा, d माइनस एक्स डिस्टेंस पे होगा, उस x का वैल्यू रखिए और q का वैल्यू निकालिए। इस तरीके से हम सॉल्यूशन आप पे छोड़ दिए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। कोई समझा दिया, सॉल्व करने के बाद इसको बनाइए अगले क्लास में। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल बी स्टडीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। जब हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, देन वी शैल बी मूविंग एंड वी शैल बी सॉल्विंग सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन द सेम बेसिस। इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ को यूज करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड, जब दोनों की बात हम लोग करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट जो सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों के लिए, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कुछ बेसिक्स का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज वहां पे सेम रहेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग उसको देखेंगे, उससे पहले हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। गाइज, थैंक यू। If you are learning from here something, please like and subscribe the channel so that you get the notification directly in your inbox. Thank you very much. Stay safe.